हुकूमत ने स्मार्ट मूव की और ऐवान की कार्रवाई अदम एतमाद की तहरीक पेश किए बगैर ही मुलतवी कर दी। लड़की डर और खौफ की वजह से सामने नहीं आ रही, तो ऐसे ब्लैकमेलर्स को सजा फिर भी मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ और बाप पार्टी, इन तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों में से किस पार्टी से आपको ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बुढ़िया थी और वो अपना सारा जेवर पहनकर कहीं जा रही थी। जेवर क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाजुओं में कंगन थे, गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। अच्छा, उसी दौरान बेचारी बूढ़ी औरत के पीछे 2 ठग लग गए। वो दोनों बड़े चालबाज थे, मकार थे, अयार किस्म के ठग थे। दोनों चाहते थे कि वो बूढ़ी औरत से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में तो सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, लेकिन ये बूढ़ी औरत उनकी भी नानी थी। अच्छा, एक ठग ने आगे बढ़कर अस्सलाम वालेकुम के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि बेटा शहर जा रही हूँ। जिस पर ठग बोला कि फिर तो रास्ते में हमारा खूब साथ होगा, क्योंकि अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, उसके साथ ये 2 ठग भी सफ़र करने लगे। अच्छा, वो मौका देखकर बूढ़ी औरत के जेवरात को छीन कर भागना चाहते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला कि बड़ी अम्मा कोई कहानी सुनाओ जिससे सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्दी कट जाए। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठग ने कहा कि हमें मंजूर है, तो फिर सुनो। अच्छा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज़ में दिया और वो बड़ा ही अच्छा था, किसी को कुछ नहीं कहता था। एक दफ़ा यूं ही उसने कहा कि बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा ज़ख्म हो गया। हमने बैल का बहुत इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन ज़ख्म ना भर सका। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि वहाँ पे उसके ज़ख्म पर कहीं से एक दाना गिर गया और बैल का जो ज़ख्म है वो अच्छा खासा एक पौधा सा बन गया, और उसमें ऐसी कहते कि कपास लगी कि तुम्हें मैं क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई, इतनी कपास एक दाने से सोचें कि अब जो घर है ना उसमें जगह ही ना रही कि कपास रखें कहाँ पे। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे, बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा कि दूर से लोग उस अनोखे बैल को देखने के लिए आते थे, उसकी कपास को देखते, तारीफ़ों के पुल बांधते। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास से कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें चादरें शामिल थीं। उन चादरों में से वो कह रहे हैं कि 2 चादरें कहीं चोरी हो गई बेटा, और खुदा झूठ ना बुलवाए, ये चादरें जो तुमने ओढ़ी हुई हैं ये वही हैं जो चोरी हुई थी। मेहरबानी करके चादरें मुझे वापस कर दो। दोनों ठगों ने अपनी अपनी चादरें बुढ़िया को दे दी, और वो इसके अलावा कर भी कह सकते थे, शर्त जो थी। अच्छा, फिर मजबूर थे बेचारे कह दें। अच्छा, फिर कहानी का जो सिलसिला है ना वो बुढ़िया ने दोबारा से शुरू किया। उसने बताया कि हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए, मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियाँ हैं ना उसी थान की हैं, ये भी उतार दो। अच्छा, उन्होंने पगड़ियाँ भी उतार दी। अब ना उतारते तो उन्हें शर्त के मुताबिक 100 रुपये बुढ़िया को देने पड़ते। अच्छा, शहर नज़दीक था। एक ठग बोला कि बड़ी अम्मा भूख लग रही है। बुढ़िया बोली कि मुझे अपने कंगन बेचने, कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह पर बैठ के खाना खाएंगे। अच्छा, वो खामोश हो गए, सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले तो फिर कोई दाव चलाएंगे। अच्छा, वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपने दिमाग में बुढ़िया को ठगने के लिए नई तरकीबें सोच रहे थे। अब जरा सोचें। अब वो शहर में पहुंच गए। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी कि बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए। बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुँच गई। क्या चाहिए सुनार ने पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैं अपने ये 2 नौकर बेचना चाहती हूँ। वो सामने बैठे हुए, यानी वही लोग जो बुढ़िया को लूटना चाहते थे, ठग थे। बुढ़िया उनकी नानी थी कि वो उनको ही बेचने चलेगी वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने कहा नौकरों की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुनार ने कहा कि बोलो अम्मा क्या कीमत है इन दोनों की। अच्छा, बुढ़िया ने सुनार से कहा कि ठहरो मैं नौकरों से जरा पूछ लूं। फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी कि बेटा एक बेचूं या दोनों? अच्छा, वो शायद समझे कि कंगन बेचने की बात हो रही है, उनको क्या पता था कि वो उनको बेचने गई हुई है। उधर से जवाब मिला कि अम्मा दोनों बेच दें, और बुढ़िया ने 200 रुपये में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी कि बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बुढ़िया ये कहकर निकल गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन्हें बुलाया तो उनको हकीकत मालूम हुई कि उन्होंने क्या किया है। अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। अच्छा, सियासत में भी हमारे रहबर एक दूसरे को बेच खाना चाहते हैं, एक दूसरे को उनकी औकात याद करवाना चाहते हैं एक दूसरे की। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ महाज सजाने निकली थी, लेकिन हुकूमत
हुकूमत ने स्मार्ट मूव की और ऐवान की कार्रवाई अदम एतमाद की तहरीक पेश किए बगैर ही मुलतवी कर दी। स्पीकर असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मगफिरत के बाद पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मरहूम अरकान असम्बली, साबिक सदर रफीक तारड़, सेनेटर रहमान मलिक, पेशावर मस्जिद धमाके में शहीद होने वालों के लिए दुआए मगफिरत की गई। दुआए मगफिरत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास पीर 28 मार्च तक मुलतवी करने का ऐलान किया। अपोजिशन ने इजलास मुलतवी होने पर हुकूमत पर खूब तनकीद की। असद कैसर ने इजलास मुलतवी करने की वजाहत भी की। वो वजाहत क्या थी, जरा सुनिएगा। जी सुना आपने असद कैसर साहब को। वो कहते हैं कि कौमी असम्बली की रिवायात का हिस्सा है कि अगर किसी रुकने पार्लियामेंट का इंतकाल हुआ हो तो उस रोज़ का इजलास एक रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया जाता है, और मैं भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए एक रोज़ के लिए इजलास मुलतवी करने का ऐलान करता हूँ। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि ये बरसों से हो रहा है और माजी में ऐसा 24 मरतबा हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को यकीन दिलाया कि वो अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होगी। अच्छा नाज़रीन, आज होने वाले असम्बली इजलास का 15 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। अब अपोजिशन असद कैसर के इजलास मुलतवी करने की वजह को एक बहाना करार दे रही है, और यही वजह है कि अब स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन ने गिला करी कि अदम एतमाद की तहरीक को स्पीकर ने जानबूझकर नहीं छेड़ा। अब शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खबरदार भी किया कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने कोई गैर आइनी अमल दोहराया तो फिर हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा। जबकि बिलावल जरदारी वो भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। जी तो सुना आपने बिलावल को। उम्मीद वो जाहिर कर रहे हैं कि जी एम्पायर गैर जानिबदार हो चुके हैं, वज़ीर आज़म को शिकस्त का खौफ खाए चला जा रहा है। वज़ीर आज़म मुकाबले से भाग रहे हैं। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, आज फातिहा का बहाना था। ये वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये भाग सकें। ये कैसा कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग रहा है, मगर हम मुत्तहिद हैं, हम इन्हें भागने नहीं देंगे। और ये कब तक भाग सकते हैं? अदम एतमाद हमारा जमहूरी हक है, ये अपने हो चुके हैं। अब जैसे ही अगला सेशन शुरू होगा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और ऐसे ख्यालात का इजहार राना सनाउल्लाह साहब भी करें। ज़रा उन्हें भी सुन लेते हैं। सुना आपने राना साहब का दावा कि हुकूमत के पास सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि इसके बाद हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आज अपोजिशन की हाजिरी 100% थी। अब इमरान खान सिर्फ चंद दिन के मेहमान रह गए हैं। 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, 7 दिन के अंदर इस पर वोटिंग हो जाएगी। कल ये लोग बार बार कह रहे थे कि हमारे अरकान से राब्ता है, इनका जहाँ से राब्ता था वहाँ से भी जूते मार कर निकाला जाएगा। इमरान खान को लंबी लंबी छोड़ने की आदत है। क्या हमने अदम एतमाद की तहरीक लाग कर कोई गैर कानूनी रास्ता अपनाया? अब राना साहब बुनियादी तौर पर अपोजिशन पर अवामी हलकों की जानिब से लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देते हुए अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक लाने का मकसद बयान कर रहे थे और अदम एतमाद की तहरीक को कानूनी करार दे रहे थे। अच्छा, राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत गिराने के लिए कानूनी और जमहूरी रास्ता है, लेकिन हुकूमत इसको गैर कानूनी इसलिए कह रही है कि हुकूमत का दावा यह है कि अपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए ज़मीरों की बोलियां लगाई। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो दायर सदारती रेफरेंस है, उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद ने दलाइल दिए कि जी पार्लियामेंट में जो ख़वातीन हैं और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं, मखसूस नशिस्तों वाले अरकान ने आवाम से वोट नहीं लिया होता। मखसूस नशिस्तों वाले जो अरकान हैं वो भी सिंध हाउस में मौजूद थे। अच्छा, मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से फहरिस्त पर मिलती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले ख़यानत करते हैं। अमानत में ख़यानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में ख़यानत की बहुत सख्त सज़ा भी है। क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या कोई भी रुकन वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी टिकट एक सर्टिफिकेट है जिस पर इंतखाबी निशान मिलता है। वज़ीर आज़म और रुकन असम्बली के हलफ में फ़र्क है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जो जमाती डिसिप्लिन है उसके पाबंद होते हैं। अच्छा जी, अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि बड़े सगीर में बड़े लीडर्स के नाम से सियासी जमातें आज भी कायम हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस बड़े लीडर्स की जमातें हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमानी पार्टी इजलास होते हैं। अरकान जो असम्बली हैं रबड़ स्टैंप नहीं होते हैं, और पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफ़ी हुआ जा सकता है। पार्टी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। जस्टिस मज़हर आलम ने इस्तफसार किया कि पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफ़ा क्यों दे।
अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको बताना होगा कि रुकन ताहयात नाअहल कब होगा। अच्छा, 62(1)(f क्वालिफिकेशन की बात करता है और 62(1)(f) में नाअहली की बात नहीं की गई। अच्छा, अब नाज़रीन, सड़कों और अदालत में कानून की जंग लड़ी जा रही है। अपोजिशन हुकूमती हरबों को गैर कानूनी करार दे रही है और हुकूमत स्पीकर के इजलास के मुलतवी करने को कानूनी करार दे रही है। फारूक हबीब को जरा सुनिएगा। जी, सुना आपने फारूक हबीब को। हुकूमत का दावा है कि असद कैसर ने आज कानून के मुताबिक इजलास की कार्रवाई की, कानून के मुताबिक इजलास को मुलतवी किया। अब अदम एतमाद की तहरीक की ताखीर की वजह से अपोजिशन तशवीश का इजहार इसलिए कर रही है कि कहीं बनी बनाई जो गेम है वो खराब ना हो जाए, यानी हुकूमत से नाराज होने वाले अरकान वापस हुकूमत में शामिल ना हो जाए। अच्छा, हुकूमत ये भी सोचती है कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का हक जरूर है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग करना किसी तौर पर भी जायज इकदाम नहीं है। अच्छा, फारूक का एक और दावा है, वो ये कि जी इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, और लेकिन नाक़िदीन सवाल उठा रहे हैं कि अगर हुकूमत के पास नंबर गेम्स पूरी है तो फिर हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक पर जो गिनती है वो करवाने में ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल करी, क्या वजह? और अपोजिशन इस सवाल पर मज़े भी ले रही है, और शायद ये वजह है कि मरियम को हुकूमत के नंबर्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो क्या कह रही हैं कि जी अब हुकूमत कोई सियासी पत्ता उसके काम नहीं आने वाला है। जरा सुनिएगा मरियम को। जी, सुना आपने मरियम नवाज को। वो वजीर आजम से मुखातिब होकर कह रही हैं कि आपके पास कोई सियासी पता नहीं बचा है, सब पत्ते खिज़ां की तरह झड़ चुके हैं और आपका जो ट्रम्प कार्ड है वो एक ही है कि सियासत से दस्तबरदार हो जाएं। कल मेरे और हमजा के साथ अवाम का काफिला आपको निकालने के लिए जीटी रोड पर निकलेगा। मरियम ने कहा कि अपोजिशन में होने के बावजूद नवाज शरीफ की पार्टी का एक बंदा नहीं टूटा, जबकि ये इक़्तिदार में है फिर भी इनका रोज एक एक बंदा निकल रहा है। मरियम ने अहम बात यह भी की कि पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है, यानी उनका इशारा नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक था। खान साहब सख्त हालात के बावजूद घबराए नहीं हुए, बल्कि वो कह रहे हैं कि अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जरा सुनिएगा खान साहब को। जी, सुना आपने खान साहब को। कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है जहां लोगों को खरीदने के लिए 20 से 25 करोड़ की ऑफर की जा रही है। ये सारे लोग रोज मिलकर गालियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये मिलकर मेरा शिकार करने आ रहे हैं, इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे। ये चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान इनके खिलाफ केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ यही एक मकसद है। जिस दिन मैंने इनके खिलाफ केसेस माफ कर दिए उस दिन मैं पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी कर दूंगा, जो कि मैं नहीं करूंगा। अब सियासी गर्मा गर्मी देखकर लगता ये है कि यहाँ सियासी मुखालिफिन तामीरी सियासत करने के बजाय मुल्क को से दो चार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, ज़रा आप गौर से सुनिएगा, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये तमाम मैं रहबरों से मुखातिब हूँ, ये जो सो कॉल्ड हमारे रहबर हैं, कि ये ना हो जाए कि आप एक दूसरे को सबक सिखा रहे हैं, एक इसको नीचा दिखा रहा है, कोई इसको नीचा दिखा रहा है, और एक दूसरे को सबक सिखाते सिखाते कहीं आप लोग जमहूरियत का सबक ही ना भूल जाएं और ये सबक रहबरों को ये पैगाम दे जाए कि अब ऐसी सियासत का चलन ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने कहा है कि कप्तान पिच छोड़कर भाग रहा है, लेकिन हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे। इस पे बात करेंगे कि आखिर कप्तान कहां भाग रहा है और अपोजिशन कैसे अपनी हिकमत अमली से उनको भागने नहीं देगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर, रुकने कौमी असम्बली, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सैयद नवीद कमर साहब। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त देने के लिए। नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी एक तो ये है कि जिसने तमाम अपोजिशन को के लिए जमात के लिए कायल किया, जिसपे पहले कोई अपोजिशन जमात राजी नहीं थी। अब जबकि वोटिंग का दिन करीब है, तो क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातों की तैयारी से मुतमईन है? जी बिल्कुल, हम मुतमईन हैं जितने भी, क्योंकि क्लियरली आज भी आपने देखा हाउस में, हालांकि आज ये एक्सपेक्टेड था कि स्पीकर साहब जो हैं वो पोस्टपोन कर देंगे आगे, लेकिन बहरहाल हमारे जो थे 159 मेंबर्स हाउस में मौजूद थे, जबकि हुकूमत के तकरीबन कोई 86 के करीब थे। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन एक्चुअली वोटिंग होगी उस दिन हमारे जो रिक्वायर्ड 172 है उससे भी कहीं ज़्यादा नंबर्स होंगे। वज़ीर आज़म जो है वो अपना जो हाउस का एतमाद खो चुका है। इन हालात में किसी भी सिविलाइज मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस्तीफ़ा दे कर चले जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में शायद
یہ رواج نہیں ہے، کرسی سے چپکے رہنے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ڈیلے ہو، ہر چیز ڈیلے ہو. کوشش کی گئی کہ کورٹ سے بھی کوئی نہ کوئی ڈیلینگ کا کوئی طریقہ نکلے. اسپیکر صاحب تو خیر پہلے دن سے ہی جو ہیں وہ ٹائیگر فورس کے رکن بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو خیر اعلان یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یہ ووٹ جیتے گا. بھئی آپ پریزائڈنگ آفیسر ہیں، آپ نے ووٹنگ کرانی ہے، آپ نے کاؤنٹنگ اناؤنس کرنی ہے. آپ اگر بیٹھ کے جیسے چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کل کو پی ٹی آئی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جیتے گی، یہ تو نہیں ہوتا نا. اینی ویز جو بھی ہیں ان کے ٹیکٹکس ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب آ کے جب دن قریب آ گئے ہیں منڈے کو، اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے آگے فردر التوا کی. انہوں نے ضرور ٹیک اپ کرنا ہے جو نو کانفیڈنس کا موشن ہمارا موو کیا ہوا ہے، اور تحریک جو ہے وہ بھی لینی ہے. اچھا نوید قمر صاحب، جیسے کہ آپ نے پیر کا ذکر کیا، قومی اسمبلی کا جو اہم اجلاس ہے وہ پیر تک ملتوی کر دیا گیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے پیر کے دن کی بھی اگر ہم بات کریں تو آگے بھی کیا تاخیری حربے استعمال کر سکتی ہے، کرے گی؟ دیکھیں اب گنجائش نہیں رہی. آج تو انہوں نے یہ بہانہ لیا کہ ایک رکن جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہماری روایت ہے، حالانکہ جب ایسی کانسٹیٹیوشنل مجبوری ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بھی ہماری ایم این اے تھیں فوزیہ واہب صاحبہ، ان کا انتقال ہو گیا، تو ہماری ہی اسپیکر جو تھی فہمیدہ مرزا اس زمانے میں، انہوں نے نہیں یہ ایک دن چھٹی کی کہ نہیں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فوقیت رہتا ہے ٹریڈیشن کے اوپر. پر بہر صورت وہ تو جو بھی انہوں نے کرنا تھا اب تو کوئی حربہ نہیں رہا. اب منڈے کو انہوں نے ضرور جو موشن موو کرنے دینا ہوگا، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے، یہ رولز کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 سے 7 دن میں ووٹنگ کرانی ہوگی. تو اب گنے چنے دن رہ گئے. ٹھیک ہے، گنے چنے دن رہ گئے آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نوید قمر صاحب، ایم کیو ایم پاکستان، مسلم لیگ کاف اور باب پارٹی، ان تمام حکومتی اتحادی جماعتوں میں سے کس پارٹی سے آپ کو زیادہ امید ہے، زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ ہر حال میں دے گی، 100% دے گی؟ دیکھیں 100% کس کا کہنا، وہ تو ان پارٹیز کے اوپر ہے نا کہ وہ اعلان کرے کہ وہ کب اور کس طرح سے جوائن کریں گی اس کو نو کانفیڈنس موشن میں. جو میں بات کر رہا ہوں وہ تو یہ ہے نا کہ اگر تمام کے تمام اتحادی بھی اس طرف رہے تب بھی ہمارے پاس 172 سے کہیں زیادہ نمبرز ہیں. اگر اتحادی آ جاتے ہیں گورنمنٹ کے تو پھر تو جو منحرف اراکین ہیں ان کی تعداد ملا کے آپ کہہ رہے ہیں 172 سے اوپر ہیں. ٹوٹل جو ممبرز اس وقت نو کانفیڈنس کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈکلیئرڈ، ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو لوگ عمران خان سے ناراض ہیں ان کی اپنی پارٹی میں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ملا کے یہ ضرور کامیاب ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے نبی صاحب، آگے چلتے ہیں. جو صدارتی ریفرنس اور آرٹیکل 63A کی میں بات کرنا چاہوں گی، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے، تو آپ کی رائے میں اگر کوئی رکن واقعی فلور کراسنگ کرتا ہے، نااہل ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی نااہلی تاحیات ہونی چاہیے؟ ارے بی بی یہ تو خامخواہ کی ایک بحث انہوں نے شروع کر دی ہے. دیکھیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے ہم اسی پہ جاتے ہیں نا، کسی خواہش پہ تو کسی کی نہیں جا سکتے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں اگر آپ ان 3-4 سچویشنز میں اگر پارٹی کے حکم کے برعکس ووٹ دیں گے یا نہیں ووٹ دیں گے تو آپ کا پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اسپیکر کو اور اسپیکر پہ الیکشن کمیشن کو یہ بھیج سکتا ہے، اور بیچ میں اس کے اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہے ہیئرنگ کی وغیرہ وغیرہ، اور 30 دن کے اندر وہ کر سکتا ہے. تو وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل بات ہے نا، اس کو بات کو فالو کریں گے. اب ایک شخص جو کہ اگر خلاف ووٹ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ رسک لیتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے میں اپنی سیٹ بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ بحث کرنا کہ نااہلی کا تو لفظ ہے ہی نہیں اس میں ڈی سیٹنگ کا لفظ ہے. ڈی سیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سیٹ گنوا لیتے ہیں. نااہلی آج ایک دن کے لیے یا ساری زندگی یا اگلے 10 نسلوں کے لیے نااہل، یہ تو ان کی دلوں کی خواہشیں ہیں نا.
اچھا نوید صاحب، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی آفر دینے پر یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو باقاعدہ ایک پیغام دیا تھا. یہ میسج یہ تھا کہ جی بڑے مقصد کے لیے چھوٹی قربانی دے دیں، اور یہ چند مہینے کی بات ہے. لیکن پھر اطلاعات یہ آئیں کہ جی کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے کے لیے نواز لیگ ابھی تک راضی نہیں ہوئی ہے. خاص طور پہ مریم صاحبہ اس فیصلے کی بڑی مخالفت کر رہی ہیں، وہ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ نہیں دینا چاہتی ہیں. آپ کا کامنٹ چاہوں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنا کچھ بھی کنٹرول ہو ان پوزیشنز پہ وہ اپنے ہی تک محدود ہو. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اس قسم کی سیاست میں تو پھر یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی جو ہے ویو پوائنٹ کو سامنے رکھ کے ظاہر ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں یا کنسیشنز کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں بھی لوگ ہیں جو نہیں خوش ہوں گے. اسی طرح سے نون لیگ کا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ یہ تو ساری باتیں طے ہو چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی چیزیں جو اب اس سٹیج پہ فلوٹ کی جا رہی ہیں وہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے جو کہ حکومت پھیلانا چاہتی ہے کہ جی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ جو ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں. اچھا نوید صاحب، یہ ابھی جس طرح ایک ٹھیک ہے ایک ٹرم یوز کی تھی عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، کہ مائنڈ گیم. انہوں نے کہا کہ میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، میں مائنڈ گیم ابھی جو ہو رہی ہے میں اس میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں. تو ابھی جس طرح سائیکولوجیکلی لوگوں کو بڑا آپ کے تاثرات دیکھ کے، ان کے دیکھ کے، فیس ایکسپریشن دیکھ کے، ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے، آپ لوگوں کی باڈی لینگویج دیکھ کے عوام بڑے اندازے لگا رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کا پلڑا بھاری ہے یا پھر حکومت کا. اچھا کانفیڈنٹ آپ لوگ بھی نظر آتے ہیں، حکومت بھی اتنی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے. اب ان میں سے ظاہری بات ہے ایک تو ویک ہے ایک تو کمزور ہے، لیکن دونوں مائنڈ گیم اس طرح کر رہے ہیں کہ دونوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دونوں بڑے کانفیڈنٹ ہیں، شاید جیت ان کی ہوگی ان کی ہوگی. خان صاحب نے کہا کہ یہ عدم اعتماد ناکام ہوگی ہر حال میں. ہمارا جلسہ دیکھ لیجیے گا، تاریخی جلسہ ہوگا 27 تاریخ کا. ساتھ ساتھ سرپرائز کا انہوں نے ذکر کیا کہ سرپرائز دوں گا میں، اور بہت بڑا سرپرائز ہوگا. تو ان کے کانفیڈنس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کی تعداد پوری ہے، ان کو تو پریشرائز ہونا چاہیے، گھبرانا چاہیے، لیکن وہ دن بہ دن مزید کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے رہے، وہ تو بلسٹر اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ایک بلف کی گیم وہ کھیل رہے ہیں کہ شاید کوئی میری باتوں میں آ جائے، کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے. دیکھیں ایشو ان کے باڈی لینگویج کا نہیں ہوتا، ایشو یعنی یہ دکھاوا ہے جو کانفیڈنس ہے آپ کے مطابق اس کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کے کتنے ممبرز جو ہیں وہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں. میں نے جیسے کہا آج بھی تو آخر وہ حکومت تھی، ہم اپوزیشن تھے نا، تو ہمارے دگنے ان سے ممبرز کیوں تھے؟ تو بات یہ کہ وہ تو اب انہوں نے اتنے لوگوں کو ناراض کیا ہے. یہ مائنڈ گیم کاش کہ ان کو پہلے سمجھ میں آتی تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے استعمال کرتے جو ان کے اپنے. اچھا نبی صاحب، آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی، آپ کا صرف لاسٹ کامنٹ کہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی تو اندازہ لگایا ہوگا نا، انہوں نے کہا سرپرائز ہوگا، کیوریوسٹی بھی ہوگی کیا سرپرائز ہوگا. تو آپ کے مطابق سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اچھا آپ نے اندازہ بھی نہیں لگایا. ٹھیک ہے جی نوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد کے لڑکے اور لڑکی کو تشدد و برہنہ کر کے ویڈیو بنانے والے عثمان مرزا اور اس کے 5 ساتھیوں کو آج عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر عثمان مرزا کو سزا ملنے کے فیصلے کو خوب سراہا گیا. عوام نے اسلام آباد پولیس کی انویسٹیگیشن اور عدالتی فیصلے کی تعریف بھی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا کریڈٹ وفاقی حکومت کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے متاثرہ لڑکی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے منحرف ہونے کے بعد خود اس کیس کی پیروی کا فیصلہ کیا تھا اور ملزمان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا. اس پہ بات کے بعد موجود ہیں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں اب ایسے قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر لڑکی ڈر اور خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہی تو ایسے بلیک میلرز کو سزا پھر بھی ملنی چاہیے، ہر حال میں ملنی چاہیے، جیسا کہ اس کیس میں ہوا. آپ کی کیا تجاویز ہیں کہ کیسے ہم لڑکیوں خواتین کو تحفظ دیں ایسے درندوں سے؟ دیکھیں بہت خوشائن بات ہے کہ کم از کم اس کیس میں، جبکہ وہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو
प्रोटेक्शन की जो विक्टिम की जो प्रोटेक्शन है ना, या जो विटनेस की प्रोटेक्शन होती है, जो लोग गवाह बनना चाहते हैं, उसके लिए कोई उनका प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं है। उसका नतीजा ये होता है कि शुरू में अगर लोग तैयार हो भी जाएं कि वो गवाही दें इस तरह के मामलात में, लेकिन फिर उनके ऊपर जब दबाव आता है, प्रेशर आता है, और क्योंकि रियासती सतह पे कोई प्रोटेक्शन जो है, विटनेस की कोई प्रोटेक्शन जो है उसका सिस्टम मौजूद नहीं है, तो लोग या तो खौफ की वजह से या लालच में, बाज़-औक़ात ज़ाहिर है कि बहुत पैसे का लालच दिया जाता है या लोगों को, तो लोग पीछे हट जाते हैं। अब मसला ये आपने बिल्कुल जो दुरुस्त बात कही कि देखें, जब एक क्राइम हो गया तो जो भी क्राइम है, जो इंडिविजुअल के खिलाफ क्राइम होता है किसी भी शहरी का किसी रियासत के अंदर, तो वो एक्चुअल में वो जो क्राइम है वो रियासत के खिलाफ भी होता है ना, क्योंकि जो भी जराइम है उससे तहफ़्फ़ुज़ जो है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो हर जो जुर्म होता है वो बुनियादी तौर पर रियासत के खिलाफ भी वो जुर्म होता है, और उसमें रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे मुजरमों को कैफरी किरदार तक पहुँचाए। अब ज़ाहिर है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं। आपको मालूम है कि शासन दियत के कानून की वजह से बहुत सारी जो ऑनर किलिंग शुरू में अभी तो उसमें तरमीम हुई, लेकिन अभी भी आप देखें कि गुंजाइश उसमें है कि जो है ख़ानदान वाले जब माफ़ कर देते हैं तो फिर ये है कि वो उनको मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं होती। तो शुरू से यही बात हम करते आ रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे औरतों के ख़िलाफ़ जो जराइम है उसके अंदर रियासत जो है, और ख़ास तौर पे सो कॉल्ड जो ऑनर किलिंग के क्राइम्स होते हैं, क्योंकि उसमें फैमिली के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। मतलब बाप ने कत्ल किया तो बेटा वली बन के माफ़ कर देता है, बेटे ने कत्ल किया तो बाप वली बन के माफ़ कर देता है। तो उसमें यह था कि इस तरह के तमाम केसेस के अंदर रियासत को वली बनना चाहिए। तो ऑनर किलिंग के केस के अंदर तब्दीली भी हुई, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से उसके अंदर अभी भी लकूनाज हैं कि जब कंदील बलोच के भाई का जो केस था, आपको अभी आपकी नोटिस में होगा कि उसको छोड़ दिया गया ना, अदालत से ने उसको छोड़ दिया। अब इस केस के अंदर ये तो अच्छी बात है कि लोअर कोर्ट में सज़ाएं हुई हैं, लेकिन देखने की बात ये है कि क्या सुप्रीम जुडिशरी जो है वो भी इन सज़ाओं को जो है वो कायम रखती है, मेंटेन रखती है। क्योंकि हमने अक्सर ये भी देखा है, दो चीज़ें होती हैं। अक्सर अगर लोअर कोर्ट में सज़ाएं हो भी जाएं तो हम ये देखते हैं कि जो सुपीरियर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक आते आते लोग भी भूल जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। इस केस में 5 महीने में अगर फैसला हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे केसेस का फैसला जो है मैक्सिमम 6 महीने होने चाहिए। उसके अंदर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर अगर कोई सज़ाए मौत वगैरह है तो फिर तो उसमें ज़ाहिर के लोगों को अपील का हक भी होता है, वो प्रेसिडेंट को अपील भी करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे यहाँ जब तफ्तीश का जो एक सिस्टम है, इस तरह के मामलात में जिस तरह इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है ख़वातीन से, लड़कियों से, और इस किस्म के सवालात पूछे जा रहे होते हैं कि वो लड़कियाँ उन सवालों का सामना नहीं कर पा रही होती हैं, इस चीज़ को भी ठीक होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। फिर शायद इन्हीं वजूहात की वजह से कि बिना पर लड़कियाँ पीछे हो जाती हैं, जैसे कि इस केस में भी हुआ। चलें, ब्लैकमेलिंग भी होती है, आपको तंग भी किया जा रहा होता है, थ्रेटन किया जा रहा होता है, प्रेशराइज किया जा रहा होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे होते हैं, और कई बार रवैया इस तरह का होता है पूछने वालों का कि वो लड़कियां खुद घबरा जाती हैं, मजीद शर्मिंदा हो जाती हैं। होता यही है कि अक्सर ये होता है कि पुलिस, सबसे पहले तो यही है कि पुलिस जो है वो प्रॉपर इस तरह के केसेस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, वो जो एविडेंस है उसको प्रॉपर तरीके से इकट्ठा नहीं करते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि जब हम जो प्रोसिक्यूशन जब इसके लिए हम जाते हैं, उसमें अक्सर ये देखते हैं कि जो वकला हजरात हैं वो भी जेंडर सेंसिटाइज नहीं है, और वो अगर किसी औरत का रेप हुआ होता है तो वो कहते हैं कि ऐसा ही इस तरह के सवाल होते हैं कि उसको लगता है कि उसका पब्लिक में दोबारा से, कोर्ट रूम के अंदर दोबारा से उसका जो है वो ट्रायल हो रहा होता है। तो उसमें मेरा ख्याल है 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो जो जजेस हैं उनको सिनफी हवाले से बहुत एहसास होना चाहिए, और उनको मॉनिटर करना चाहिए कि अगर इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं, मतलब जो वकील हजरात की तरफ से, तो उनको वहाँ पे रोकने की ज़रूरत है। और वकला हजरात जो हैं उनको भी मैं समझती हूँ कि उनकी भी जेंडर जो है सेंसिटाइजेशन जो है उसकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कि जो इस तरह के क्राइम्स हैं, जो जेंडर बेस्ड क्राइम हैं, जो औरतों के खिलाफ जो सेक्चुअल क्राइम्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन में हसासियत का क्या मतलब है, किस तरह से आपने एक औरत की जो डिग्निटी है, जो कि सर्वाइवर होती है, आमतौर पे जो भी क्राइम होता है वो उसकी सर्वाइवर होती है, और वो बहुत ट्रॉमा से गुजर रही होती है, और उसको किस तरह से आपने उससे सवाल पूछना है कि उसकी जो उसकी डिग्निटी है उसको कायम रखा जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि उस हवाले से भी
کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آتی. جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر جو ایک صنفی جس کو کہتے ہیں ہم صنفی حساسیت, جینڈر سینسٹائزیشن, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. چاہے پولیس کا لے لیں, پولیس لے لیں, وکلا حضرات لے لیں, اور پھر جو ہماری جوڈیشری میں جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ تمام جگہوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ جوڈیشل جو ریفارمز ہیں, جینڈر ریفارمز جو ہیں, اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, معاشرے کے اندر سے اس سوچ کو بھی ختم کرنا ہوگا نا کہ جی اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کسی بھی خاتون یا لڑکی کو ہراساں کرنے لگ جائیں گے. دیکھیں یہ تو خیر درست ہے کہ جو ایک پیدرشاہی سوچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پیٹریارکل تھنکنگ جو ہے, جس میں ابھی تک ہم نے جو پیرنٹس ہیں وہ جو ایک مردانگی کا ٹپیکل تصور ہے کہ لڑکے کو کیسا ہونا چاہیے, اس کو کسی قسم کی اس کے اوپر روک ٹوک اس طرح سے نہیں کی جاتی. اور تو وہ یہ جو ایک پیٹریارکل تھنکنگ ہے اس کی وجہ سے ہی بچپن سے ہی ان کے اندر خیال آتا ہے کہ وہ ایک سپیریئر ہیں, وہ ایک بہتر ہے, اور عورت جو ہے وہ کمزور ہے, وہ کمتر ہے. اس کے ساتھ وہ بچپن سے ہی آپ دیکھیں گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ چاہے چھوٹا ہے, بہن بڑی بھی ہے, یا تو وہ بہن جو ہے وہ بھائی کی خدمت کر رہی ہوگی اور اسی کو کہا جائے گا کہ آپ سارا کچھ. حرج اس میں نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک سوچ ہے جس کے اندر بچوں کے, خاص طور پہ لڑکوں کے اندر شروع سے یہ ان کے اندر یہ تصور جو ہے یہ جو ہے وہ سوشلائزیشن کے ذریعے ان کے اندر یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اور لڑکی جو ہے یا عورت جو ہے وہ کمتر ہے آپ سے. تو وہ یہ جو ایک مردانگی کا ایک بہت تصور جو ہے وہ لے کر پلتا ہے, جو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ عورت کو پھر اسی طرح سے دیکھتا, اس کو ایک انسان نہیں سمجھتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پیدرشاہی سوچ ہے نا, یہ اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اس کو ختم کرنا ضروری ہے. جب تک وہ ایک طرح سے مساوی طریقے سے, منصفانہ طریقے سے ٹریٹ نہیں کریں گے, ہاں, تو تب تک یہ مسئلے رہیں گے. آدمی جب عورت کو ایک جو ہے سیکشل آبجیکٹ کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ان کے ساتھ جون سا مرضی میں جنسی جرم کر لوں, کرائم کر لوں, تو ہمیں اس سے وہ مطلب میں اس سے بچ سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے جی, آئی تھنک اس کو دیکھنے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.